बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लॉजिक सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन दोनों वीडियोस को आप देख लें ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक कंटिन्यूशन में आप ग्रैब कर सकें, समझ सकें आसानी से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपने इसको मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और आपने बहुत फोकस करना है और किसी चीज़ को मिस नहीं करना और इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस दे syntactically that is the textually different compounds proposition may be the semantically identical semantically identical का मतलब है have the same meanings, we call them equivalent। तो बहुत सारी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इस तरह की हो सकती हैं जो जो सेम मीनिंग्स दे रही हो आपको, यानी सेमेंटिकली वो जो है आइडेंटिकल हो। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस जो स्टेटमेंट है वो सेमेंटिकली आइडेंटिकल हैं या जिनके सेम मीनिंग्स हैं। तो उसके लिए हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर। तो डिटेल से आप जो है वो इस वीडियो को देखिएगा और सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्यूटोलॉजी एंड कंट्रोडिक्शन। ये क्या होती हैं, ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ट्यूटोलॉजीज एंड कंट्रोडिक्शन। अ ट्यूटोलॉजी इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट हैव ओनली द ट्रुथ वैल्यूज़। तो ट्यूटोलॉजीज़ जो होती हैं वो बेसिकली ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ वैल्यूज़ आंसर निकलती हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास, अब ये इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं, बट अब जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप समझ लें कि ट्यूटोलॉजीज़ क्या होती है या कंट्रोडिक्शन किसे कहते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक प्रोपोजिशन और वो प्रोपोजिशन है ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। सिमिलरली ये है आपके पास निगेशन पी जो होगा आपके पास फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू होगा आपके पास। तो जब आप उनका डिसजंक्शन निकालते हैं तो डिसजंक्शन जब भी आप निकालेंगे तो इससे आंसर निकलेगा ट्रू, ट्रू, इसका भी आंसर होगा ट्रू और ये भी आंसर ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूटोलॉजी कौन सी होती हैं, ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशंस होती हैं जिसमें तमाम के तमाम केसेस का जो आंसर है वो ट्रूथ वैल्यूज़ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं ट्यूटोलॉजी। जैसे कि एक ट्यूटोलॉजी मैंने एग्जांपल दी है कि अगर पी का डिसजंक्शन लिया जाए निगेशन ऑफ पी के साथ तो तमाम आंसर जो होता है वो ट्यूटोलॉजी कहलाता है। अब ये ट्यूटोलॉजी का फ़ायदा क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं कंट्रोडिक्शन। अ कंट्रोडिक्शन इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ओनली द फॉल्स प्रोपोजिशन, यानी फॉल्स वैल्यूज़ इज़ ओनली द फॉल्स वैल्यूज़, यानी ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्स वैल्यूज़ निकले। मिसाल के तौर पर एक आप प्रोपोजिशन सपोज कर लें, वो है ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका जो नेगेशन होगा वो होगा फॉल्स एंड ट्रू। और अगर आप इसका जो है वो आप जो है इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे होंगे या एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट बनेगा फॉल्स एंड फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर फॉल्स निकला है, तो इसे हम कहते हैं कंट्रोडिक्शन। तो कंट्रोडिक्शन क्या होती है? कंट्रोडिक्शन इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ओनली हैव फॉल्स वैल्यूज़। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी। तो ये जो बातें आपको अच्छी समझ में आ गई हैं। अदर कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कंटिजेंसी। मिसाल के तौर पर अगर तमाम के तमाम ट्रूज हों तो उसको हम कहते हैं ट्यूटोलॉजी, और अगर तमाम के तमाम फॉल्स हो तो उसे हम कहते हैं कंट्रोडिक्शन। और इसके अलावा जितनी भी होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन, और वो तमाम की तमाम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती हैं कंटिजेंसीज। ठीक है जी। बस यही 3 तरह की प्रोपोजिशंस बेसिकली हमारे पास होती हैं। तो ज़्यादातर हमें ट्यूटोलॉजी और कंट्रोडिक्शन तो बहुत कम मिलते हैं, बट कंटिजेंसी ज़्यादा हमें मिलती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है तो हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जैसे कि इस हेडिंग से ही वाज़ा हो रहा है कि बेसिकली हमारे पास अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसकी लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट अगर हम चाहते हैं तो वो कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ज़रा उस पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द कंपाउंड प्रोपोजिशन Q। राइट, इसको हम लिखते हैं, अगर आपको याद हो ये हमने लिखा था, इसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल, और इसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। तो इट मीन्स कि B बाई कंडीशनल Q और जो है वो, या हम इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल भी कहते हैं, शायद अगर आपको याद हो ये बात, ध्यान में हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ द कंपाउंड प्रोपोजिशन P बाई कंडीशनल Q इज़ ट्यूटोलॉजी। तो बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ को देखना है।
तो कंपाउंड प्रोपोजिशन Q है और कंपाउंड प्रोपोजिशन P है, ये लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वलेंट होते हैं जो है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ द कंपाउंड प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज Q इज़ ट्यूटोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता लगा कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास जो है वो P और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है P लॉजिकली इक्वलेंट टू द कंपाउंड प्रोपोजिशन Q, यानी आपने ये पता करना है कि P और Q जो है वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं और वो लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने उसकी बाई इम्प्लीकेशन आपने जो है उस पर ऑपरेटर लगा देना होगा। अगर बाई इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है, इफ़ एंड ऑल इफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज Q इस ट्यूटोलॉजी, अगर आपका आंसर जो है वो ट्यूटोलॉजी आ जाता है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों के दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये लॉजिकली इक्वलेंट होगी। इसको भी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड प्रोपोजिशन P एंड Q आर लॉजिकली इक्वलेंट टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़ P and Q contains the same truth values as each other in all rows of their truth table। और दूसरा आपको ये तरीका है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है, जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं वो लॉजिकली इक्वलेंट है, कि उनके ट्रुथ टेबल सेम आने चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल कवर की थी उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था। ठीक है जी। तो दो तरीके मिल गए हमें कि मिसाल के तौर पर अगर एक कंपाउंड प्रोपोजिशन P है और दूसरी कंपाउंड प्रोपोजिशन Q और आपने बताना है ये लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है, तो आपने देखना होगा कि उस पर अगर इम्प्लीकेशन ऑपरेटर अप्लाई करें, अगर उसका आंसर ट्यूटोलॉजी जनरेट होता है तो इट मीन्स कि वो लॉजिकली इक्वलेंट होगी, और या उससे सेम ट्रुथ टेबल जनरेट होता है तब वो लॉजिकली इक्वलेंट होगी। राइट, अब ज़रा देखते हैं कि हम ये बात जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। प्रूविंग इक्वलेंस वाया ट्रुथ टेबल, अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं इक्वलेंस को वाया ट्रुथ टेबल। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन, एक कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर जो है वो, या कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल उसको कंपाउंड करने के लिए जो डिसजंक्शन ऑपरेटर है और यूज़ किया गया है, और ये है बेसिकली बाय इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर ये जो है वो एक ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि ये स्टेटमेंट जो है और ये स्टेटमेंट जो है वो क्या लॉजिकली इक्वलेंस है। ठीक है जी। तो अगर ये लॉजिकली इक्वलेंस है तो मुझे, अच्छा मैंने यहाँ पर ये सिंबल नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसके लिए मुझे यहाँ पर ये सिंबल बनाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली इक्वलेंस है या नहीं है। ठीक है जी। तो मैं इसको चेक करने वाला हूँ यहाँ पर। तो चले ज़रा जल्दी से P की वैल्यू असाइन करते हैं। तो P बराबर है F T T, Q को हम कर लेते हैं F T F एंड T, और इस पर जब डिसजंक्शन आप अप्लाई करते हैं यानी और आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो और जो है वो सिर्फ फॉल्स पर तो फॉल्स होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ के ऊपर ट्रू होता है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। निगेशन P में हम P को नॉट करते हैं तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास ट्रू मिल जाएंगी और दो वैल्यूज़ आपके पास फॉल्स हो जाएंगी। इसी तरीक़े से निगेशन Q के अंदर जो है वो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स का पैटर्न बनेगा। इसी तरीके से फिर आपने जो है वो निगेशन P एंड निगेशन Q फाइंड आउट करना है। निगेशन P और निगेशन Q पर एंड ऑपरेटर आपने अप्लाई करना है। तो एंड पर क्या होता है, एंड पर ट्रू का आंसर तो ट्रू होता है, और अगर एक भी फॉल्स मिल जाए तो फॉल्स मिल जाता है, यहाँ भी फॉल्स होगा, यहाँ भी फॉल्स होगा, और सबसे आखिर में आपने ये जो रिज़ल्ट निकाला है इसको निगेट करना है। तो जब आप इसको निगेट करते हैं तो ये आंसर मिलेगा आपको फॉल्स, देन ट्रू एंड ट्रू। और अगर आप नोट करें तो ये जो आपके पास रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट, और आपके पास ये जो आपके पास रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट, ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। राइट, तो इसका मतलब ये है कि डिसजंक्शन अगर आप ले रहे हों या आप जो है वो इंटरजेक्शन अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, यानी एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हों दोनों को निगेट कर और उसके ऊपर जो है वो बाहर भी आप निगेट कर रहे हैं उसको, तो फाइनली जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका इक्वलेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसे जो है वो आगे चलकर मैं आपको एक लॉ बताने वाला हूं, और उस लॉ का एक ख़ास नाम है। गैस कीजिए कि वो जो लॉ है ये जो मैंने लिखा है ये क्या हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह की बात है जैसे जो काम हम बेसिकली डिमॉर्गन्स के ऊपर किया करते थे, तो हो सकता है कि ये कुछ डिमॉर्गन्स लॉ जैसी बात हो रही हो। खैर, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये दोनों इक्वलेंट, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई प्रोपोजिशन जो और से कनेक्टेड हो, या आप अपनी प्रोपोजिशन को इस तरीक़े से लिखें तो सिंथेटिकली ये जो है वो सेम मीनिंग्स आपको दे रहे होंगे। ठीक है जी। इसी तरीक़े से अब आपका काम छोटा सा वो ये है कि अब आपने इन एग्जांपल्स को ट्राई करना है और चेक करना है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है P और Q निगेशन
एंड निगेशन P एंड निगेशन Q क्या ये लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है, तो बाय ट्रुथ टेबल आपने इसको भी चेक करना है। इसी तरीके से ये जो दो मैंने आपके सामने प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशंस लिखी हैं, इनको आपने चेक करना है कि लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है। इसी तरीके से ये भी आपने चेक करना है कि लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाकर इसको चेक कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको ट्रुथ टेबल का अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं ट्रुथ टेबल, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैंने तमाम जो बूलियन कनेक्टिव्स हैं उनके ट्रुथ टेबल बनाए थे, तो आप वहाँ से लेक्चर को देख सकते हैं। चलें नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास है कुछ लॉस। तो बेसिकली हमने इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो एक तरीका है वो है ट्रुथ टेबल। अब दूसरी अप्रोच है कि हम दूसरी एक और अप्रोच भी है। अब उस अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज लॉज। तो इन लॉज के थ्रू भी हम इक्विवेलेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहला काम तो ये है कि हम ज़रा इन इक्विवेलेंस लॉ को पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है, इस लॉ को प्रूव करना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लॉ है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ ये बताता है कि आपके पास सपोज़ कीजिए कि एक प्रोपोजिशन है आपके पास P और उस प्रोपोजिशन को आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं T के साथ। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर T क्या मेंशन कर रहा है। T का जो मतलब है वो वही मतलब है जो ट्यूटोलॉजी के लिए होता था। ये है बेसिकली आपके पास कंपाउंड proposition that is always true, राइट। और इसी तरीके से एक और मैं F यूज़ कर रहा हूँ, तो F इसी के ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं। F का क्या मतलब होगा, F का मतलब ये होगा कि कंपाउंड proposition that is always false, या इसे हम कहते हैं कंट्रोडिक्शन, ठीक है जी। और इसे हम कहते हैं ट्यूटोलॉजी। तो T फॉर ट्यूटोलॉजी आप समझ लें, F फॉर कंट्रोडिक्शन समझ लें। तो एक लॉ होता है जिसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में जब भी आइडेंटिटी वर्ड लग जाए तो उसका मतलब है सेम रिजल्ट आपके पास वापस आ रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोपोजिशन है P और उस प्रोपोजिशन पर एंड ऑपरेटर लगाते हैं उसकी ट्यूटोलॉजी के साथ, तो ऑफ कोर्स के इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए P, ठीक है। तो ये P के इक्विवेलेंट होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप ट्रुथ टेबल बनाकर भी इसको ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो यहाँ पर P के आपको वैल्यूज असाइन कर लें। फॉर एग्जांपल ट्रू, फॉल्स एंड देन यहाँ पर सारी ट्यूटोलॉजी आप असाइन कर लें, सारी ट्रुथ वैल्यूज़ अगर आप ले लें, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बेसिकली आपके पास P के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप जो है वो P का जो है वो अगर आप और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसके साथ, कंट्रोडिक्शन के साथ, यानी ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स रहती है, तो उससे भी इसका जो रिज़ल्ट है वो P के इक्वल आता है। क्योंकि इन दोनों का रिज़ल्ट P के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स के हमारे पास ये जो है वो आइडेंटिटी लॉ बन जाता है, ठीक है जी। तो इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसी तरीके से एक लॉ है जिसे कहते हैं डोमिनेशन लॉ। वैसे ये लॉज इतनी जो लॉ ज़्यादा इस्तेमाल होंगे मैं आपको बता दूंगा। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ के अंदर आपसे ये डिस्कस किया जाता है कि अगर आप एक P का जो है वो जो और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ट्यूटोलॉजी के साथ, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्यूटोलॉजी आता है। और अगर आप उस पर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं फॉल्स के साथ, तो उसका आंसर फॉल्स। ये डोमिनेशन लॉ कहलाता है। इसमें जो है वो ट्यूटोलॉजी और इसमें F जो है वो बेसिकली डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ के अंदर ये देख लीजिए कंफ्यूज ना होइएगा, साइन ऑपोजिट्स हैं, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी लॉ और डोमिनेशन लॉ में ज़रा सा ये डिफरेंस है। इसको भी बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, तो आप अपने तौर पर इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से एक लॉ है जिसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें P और P जो है वो आंसर P के इक्वल होता है, जबकि P एंड P का आंसर P है। बिल्कुल यूनियन और इंटरसेक्शन जैसा होता है, तो आप उसको यूनियन और इंटरसेक्शन सपोज करके भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक लॉ है जिसे कहते हैं डबल निगेशन लॉ। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर डबल निगेशन लॉ ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अलावा आइडेंटिटी लॉ यूज़ होगा, यानी जिन पर मैं पॉइंट बना रहा हूँ वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। डबल निगेशन लॉ में ये है कि अगर आपके पास एक निगेटेड प्रोपोजिशन है उस पर वापस से निगेशन अप्लाई कर दिया है तो ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आता। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरीके से डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ काम कर रहा होता है।
इसी तरीक़े से कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव ये है कि P और Q जो है वो इक्वलेंट होते हैं Q और P के। इसी तरीक़े से P एंड Q जो है वो इक्वलेंट होते हैं Q एंड P के। आसान है। एसोसिएटिव लॉ है आपके पास, P और Q V एंड और R जो है वो P V ब्रैकेट Q और R के इक्वल होते हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ हमें पहले से पता है। तो डबल नेगेशन भी इम्पॉर्टेंट है और कम्यूटेटिव भी इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीक़े से एसोसिएटिव लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको ज़रा स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीन को और डिस्ट्रीब्यूटिव पे लेके चलता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जाता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ये सिंबल है और ओवर एंड, ठीक है जी। तो ये इसमें जो आपने और का जो कनेक्टिव्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसे लिखा जाएगा P और Q एंड P और R, ठीक है जी। इसी तरीके से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली डिमॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब डिमॉर्गन्स लॉ में आपको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक P एंड Q जो है वो बेसिकली एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है और उसके ऊपर अगर निगेशन अप्लाई कर दी जाए तो ये निगेशन इन दोनों पर अप्लाई हो जाती है और साथ में ये जो साइन है ये साइन इंटरचेंज होती है। इसको इन शॉर्ट हम डुअलिटी भी कहते हैं। डुअलिटी में हम ये कर रहे होते हैं कि एक इक्वलेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए जो आपके पास साइन है उस साइन को आप इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एंड लिखा हुआ है तो उसको अगर आप और बना दें तो ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहलाता है, जो एंड में आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई हो सकता है। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन लॉ है जो कभी भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बट मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया है आपको आपके लिए कि P का आप और P और फिर इंटरसेक्शन Q के साथ जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आंसर P आता है और P इंटरसेक्शन Q यूनियन Q जो है वो आंसर P के इक्वल होता है। तो उसको भी इजीली चेक कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। निगेशन लॉ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, निगेशन लॉ की भी हमें नीड होगी। तो निगेशन लॉ में ये कहते हैं कि अगर P को निगेट करते हैं इसकी निगेट वैल्यू से P और निगेट P से अगर हम आंसर निकालते हैं तो ट्यूटोलॉजी आता है और उसका आंसर जो है वो कंट्रोडक्शन आता है, जैसे कि मैं भी आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर। इसी तरीके से जो डुअलिटी होती है, डुअलिटी ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके पास एक्सप्रेशन जो है, द एक्सप्रेशन हैविंग दिस सिंबल, यानी अगर आपके पास एंड सिंबल है एंड दिस सिंबल विल हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज़ इफ़ वी इंटरचेंज। इसको अगर आप इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें इससे और इसको इंटरचेंज कर दें इससे, तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ लॉज बता दिए हैं आपको, तो आप जो जिन लॉज के ऊपर मैंने पॉइंट किया है ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जो है वो मैथमेटिकली किस तरीक़े से इक्वलेंट जो है वो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो अच्छा, ज़रा इससे पहले एक छोटी सी चीज़ की मुझे नीड और होने वाली है, वो भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डिफाइनिंग ऑपरेटर्स वाया इक्वलेंसेस, ठीक है। इसकी एक नीड है मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिकली हम किस तरीक़े से इक्वलेंस निकालते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो बिल्कुल आपसे ही पूछने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं एक्सक्लूसिव और की अगर बात करूँ, एक्सक्लूसिव और को आपको पता है कि इस तरह के सिंबल को शो किया जाता है, ठीक है जी। तो मैं आपको ज़रा यहाँ पर ही एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सक्लूसिव और की इक्वलेंस क्या हो सकती है। आप वैसे भी सोच सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि बताएं कि P स्मॉल p कर लेते हैं, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q से अगर कनेक्ट है तो ये बताएं कि अच्छा ये जो साइन है, इस साइन को, ये साइन और ये जो साइन है इक्विवेलेंट का, ये दोनों साइन सब एक ही जैसे साइन है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वैसे अगर आप ये देखें तो ये है एक्सक्लूसिव और का सिंबल, ठीक है जी। तो एक्सक्लूसिव और में होता क्या है, तो आप पहले तो अपनी वीडियो को जो है वो यहीं पर स्टॉप कर दें और स्टॉप करने के बाद आप ज़रा ये सोचें कि एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, ताकि जो एक्सक्लूसिव आर का जो एक्सॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिफ़्रेश हो जाए, ठीक। तो आपने यकीनन स्टॉप कर इसको सर्च किया होगा। तो एक्सक्लूसिव फॉर में क्या होता है, मैं रिकॉल करता हूँ, अगर एक्सक्लूसिव फॉर के अंदर अगर ये दोनों P और Q जो स्टेटमेंट हैं या प्रोपोजिशन है अगर फॉल्स होती हैं तो उनका रिजल्ट फॉल्स आता है, और अगर दोनों ट्रू होती हैं तब भी इसका रिजल्ट फॉल्स। यानी अगर आपके पास P और Q जो है
वो सेम है आपके पास, तो बेसिकली एक्सॉर ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देता है, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू रहता है हमेशा। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचने के लिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मान लें कि ये है मेरे पास फॉल्स और ये भी है मेरे पास फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स का जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आने वाला है। तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कैसे इक्वल हो सकती है? तो थोड़ा सा अगर मैं सोचूं उसको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर P और Q को डिसजंक्शन कर दिया जाए, P और Q का डिसजंक्शन ले लिया जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है डिसजंक्शन इसलिए क्योंकि कुछ भी अगर आपके पास वैल्यूज़ हो तो ये असाइन कर लें यहाँ पर, तो यहाँ यानी आपके पास जो है मिसाल के तौर पर अगर फॉल्स है, ट्रू है, कोई भी है, तो डिसजंक्शन जो है वो इसको ट्रू असाइन कर लेगा। तो अगर P और V, अच्छा हम इसको चेक भी कर सकते हैं डिफरेंट केसेस के लिए, कि अगर आपने कहते हैं कि P डिसजंक्शन Q और आप कहते हैं कि ये दोनों अगर दोनों फॉल्स हैं तो उससे क्या रिजल्ट जनरेट होगा? फॉल्स जनरेट होगा। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास Q भी एक स्टेटमेंट है और इन दोनों का जब आंसर निकाला तो वो फॉल्स आया। तो अगर मैं इसको एंड कर लूँ किसके साथ? इसको एंड कर लूँ नेगेशन P एंड Q के साथ। अच्छा, आप इसको चाहें तो कोई एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट समझकर याद भी रख सकते हैं और ट्रुथ टेबल से इसको चेक भी कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये खुद भी बना सकते हैं, और अभी मैं आपको और तरीका भी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चेक करें कि P जो है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। और यहाँ पर जब हम उसको निगेट करेंगे तो ये ट्रू जनरेट हो जाएगा। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसमें जब एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो एंड ऑपरेटर इसको फॉल्स कर देगा। तो ये टेक्निकली एक तरह से इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बन गई, थोड़ा सा सोचने पर आइडिया हो गया। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि P और Q को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी भी जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगी और लिखी जा सकती है। अच्छा, इसको आप बाकी सारे केसेस पे भी चेक कर सकते हैं, ट्रू ट्रू के लिए भी चेक कर सकते हैं, फॉल्स ट्रू के लिए भी चेक कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बता रहा हूँ। इसी स्टेटमेंट को देखते हुए आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसको P V और Q, मैं इसको V कह देता हूँ बस आप कंफ्यूज ना होइएगा, बट ये डिसजंक्शन है, और यहाँ पर एंड ऐसे ही रखें। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि अगर निगेशन को इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं निगेशन P और ये जो दरमियान वाला साइन है ये साइन चेंज हो जाता है और ये बन जाता है निगेशन Q। तो ये भी एक दूसरे की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गई। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो देखें कितनी सारी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो सकती है। और क्या आप इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल हम सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ, P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, और मैं इसका और इस पर और ऑपरेटर अप्लाई कर लूँ, निगेशन P निगेशन Q। अब आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी बातें मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसके लिए हमें कैसे सोचना पड़ेगा। ये सारी टेक्निक्स आपको पता लग जाएंगी अभी, लेकिन थोड़ी सी बात ये कि अगर आप इसको थोड़ा सोचते हैं तो आपको ये बात अच्छी समझ में आएगी कि इसको कैसे लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं तो आप इसको एज एन स्टेटमेंट याद रखें, यानी इसको हम लॉजिकली सिंपल वे ये है कि हम इसको ट्रुथ टेबल से तो हम इसको ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, बट ये यूँ समझ लें कि अगर कोई चीज़ इस तरह लिखी हुई है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हमें जो नीड होगी, हम इम्प्लाइज़ को भी इधर आपके लिए लिखना चाह रहे हैं, और ये क्यों लिखना चाह रहे हैं ये सारी बातें अभी यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल एंड तक आपने इसको देखना है वीडियो को। ठीक है जी। अच्छा, इम्प्लाइज़ का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ P इम्प्लाइज़ Q और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? आंसर आना चाहिए आपके पास फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू होता है स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या बन सकती है? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई निगेशन P और उसका आप डिसजंक्शन ले लें Q के साथ, तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा? ऑफ कोर्स फॉल्स जनरेट होगा। निगेशन P का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रू है तो आप इसको फॉल्स कर लें, और ये आपके पास Q जो है वो फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स का जो रिजल्ट है वो फॉल्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये कि जो P इम्प्लाइज Q है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा सोचा, हमें पता लग गया, और अगर हमें बनाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बनाना है तो एटलीस्ट ये स्टेटमेंट जो है वो आप याद रखें, और क्यों अभी आपको बताता हूँ। इसी तरीके से जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, बाई कंडीशनल, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाई कंडीशनल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपसे लिखता हूँ कि P जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ Q के साथ है, तो इसकी इम्प्लीकेशन यानी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी? क्योंकि बाई कंडीशनल इसका मतलब है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। और सिंप्लीफाई कर अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये वाली चीज़ जो है मैंने आपको थ्रू टेबल से प्रूव करवाई थी कि ये बेसिकली निगेशन ऑफ P एक्सॉर Q के बराबर होता है। तो ये भी आपको पता है, तो आप चाहें तो इम्प्लीकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्दर ये जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, यानी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन चूँकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कवर करने वाला हूँ तो इसलिए आपने उसको एंड तक देखना है। तो चलें एक एग्जाम्पल करते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस देखते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस देखनी है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास, यानी जो अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या बनेगा आपके पास। ठीक है जी। तो अब हम जो है वो एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने लिए क्लियर करते हैं और हम चलते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ। अच्छा जी, एक बात मैं, अच्छा जी, एक तो छोटी सी बात, आप यहाँ पर एक दो कुछ बातें, आप ये एक बेसिकली टेबल है, एक टेबल है जो अगर आपको आता है, आपको पता है तो बहुत अच्छा है। तो ये एक टेबल आप बना लें अपने लिए, यानी आप इसको, मैं आपसे कुछ बातें इंपॉर्टेंट चीज़ें, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि P इम्प्लाइज Q है, तो आप P इम्प्लाइज Q के लिए इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं। अभी आपको बताया आपने नेगेशन P लिखना होगा और फिर उसमें आपने और करना होगा Q के साथ, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इसी तरीक़े से ये जो P इम्प्लाइज Q, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीड है इन सब चीज़ों की, इसकी इक्विवेलेंस क्या बनेगी और क्या हो सकती है। इसकी फर्दर इक्विवेलेंस अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेशन Q कर लें और इम्प्लाइज कर लें इसको आप, और इसको P कर लें। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये स्टेटमेंट कौन सी है, मिसाल के तौर पर P इम्प्लाइज Q है और आप जो है इसको, सॉरी, ये बन जाएगी आपके पास नेगेशन P। तो थोड़ा सा सोच कर आप मुझे बताएं कि ये मैंने कौन सी स्टेटमेंट लिखी है और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा सा सोचना है और आपने फिर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो स्टेटमेंट है। वीडियो को यहाँ पर आप यकीनन पॉज करेंगे और फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि जो P इम्प्लाइज Q है, इस P इम्प्लाइज Q को आप जो है वो निगेशन P और निगेशन Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये क्या होती है। तो बिल्कुल ठीक आपने गेस किया, इसको हम कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, कंट्रा पॉजिटिव। और आपको पता है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट और कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वलेंट होती हैं। ठीक है जी। इसी तरीक़े से अगर मैं कहता हूँ कि P और Q जो है उसके लिए इक्वलेंट क्या फॉर्म बन सकती है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो इक्वलेंट फॉर्म बन सकती है वो बन सकती है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज एंड Q, ये भी हो सकती है। ठीक है जी। इसी तरीक़े से जो P इंटरसेक्शन Q है, इसकी जो, अच्छा इतना घबराए नहीं क्योंकि कोई बहुत मुश्किल नहीं है और जिस चीज़ की नीड है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको आप फर्दर कैसे ले सकते हैं, इसको ये देखें, ये बिल्कुल ना, अगर आप नोट करें तो ये कुछ इसी जैसी मैंने बात यहाँ पर लिखी है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर P इंटरसेक्शन Q है और उसको आपने इम्प्लिकेशन में चेंज करना है, जिस तरीक़े से आपने इम्प्लिकेशन को चेंज किया था तो P के साथ ये साइन और यानी ये दो एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो इसी तरीक़े से अगर आपके पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल P और Q लिखा हुआ होगा, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये P के साथ आपने जो है वो इम्प्लिकेशन निगेशन करना होगा और उसको इम्प्लाइज करवाना होगा Q के साथ। तो इन दोनों को ज़रा मैच करें तो आप पॉइंट समझ जाएंगे। इसी तरीके से P एंड Q के साथ अगर आपने इम्प्लिकेशन ऐड करना है तो थोड़ा सा काम आपने ये करना होगा, पहले इम्प्लाइज करवाना होगा, फिर ये हो जाएगा P इम्प्लिकेशन निगेशन Q। ठीक है जी। इसे क्योंकि इनकी सबकी नीड होती है हमें। इसी तरीके से बताएं कि अगर मैं कहता हूँ P इम्प्लाइज Q, ये किसके इक्वलेंट होगा, तो इसको भी बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। कैसे, पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा निगेशन P और Q, और जब इस पर आप निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये P आ जाएगा और ये इंटरसेक्शन निगेशन Q बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन निगेशन Q। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि P इंटरसेक्शन Q एंड P इंटरसेक्शन R जो है
उसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगी? तो ऑफ कोर्स के यहाँ पर दो पी वाली टर्म्स यूज़ हो रही हैं ना, तो इनको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एक लॉ होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके थ्रू क्यू इंटरसेक्शन आर कर कभी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेशुमार जो है रिज़ल्ट्स हैं वो आपके बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर रिज़ल्ट्स लिख दिए हैं। चलें एक दो और लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं P implies Q और P implies R क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो भी इसी तरीक़े से जो है वो आप लिख सकते हैं P implies Q P and R। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो P implies Q को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि V लेते हैं आप, Q implies R के साथ उसकी कन्वर्स स्टेटमेंट के साथ, तो क्या रिज़ल्ट होगा? तो P इंटरसेक्शन Q implies R के बराबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज़ हो रहा है कि क्या हमें इतनी सारी बातें याद रखनी होंगी, क्या इनको हमने जो है वो आपस में रट्टा लगाना होगा? तो क्या ऐसा कुछ करना होगा हमने? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। ये तो मैंने बात की है कि लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ये इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस होती हैं। नॉर्मली हमें ये बात याद होती है, और अगर याद ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। अच्छा, इसी तरीके से हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है तो हमें बाई कंडीशनल वाली स्टेटमेंट की भी ज़रूरत होती है, वो भी हम लिख लेते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंसेस involving बाई-कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती हैं इनके दरमियान थोड़ा सा मसला होता है हमें, तो हमने पहले ही इसको थोड़ा सा समझ कर अपने लिए आसान कर लिया लिखना। ठीक है जी, तो ज़रा बाई कंडीशनल को भी कई तरीक़ों से एक्सप्लेन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसकी जो इक्विवेलेंस है वो क्या बनेगी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका मतलब होता है बाई कंडीशनल का मतलब कि P implies Q और फिर एक एंड ऑपरेटर लगा दें और फिर आप लिखेंगे कि Q implies P। ठीक है जी, एक तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक और अगर आपके पास P implies Q की बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इसको आप चाहें तो निगेशन P और निगेशन Q भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये कौन सी स्टेटमेंट आपके पास बनेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप खुद जज कीजिएगा कि ये इन्वर्स है, कन्वर्स है या कंट्रा पॉजिटिव है, तो आप खुद जज कीजिएगा। इसी तरीक़े से अगर P जो है वो बाई कंडीशनली कनेक्ट होता है Q के साथ, तो उसको आप फर्दर ये भी लिख सकते हैं कि P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। और इसी तरीक़े से अगर निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? P बाई कंडीशनल निगेशन Q। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि बेसिकली हमें नीड है, बेसिकली जब हम प्रूफ करने लगेंगे किसी स्टेटमेंट की, कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम पहले ही इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीक़े से रिमाइंड कर लें, इसी ये याद रखें अपने पास, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये टेबल बेसिकली अवेलेबल है, बुक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं। तो बाई कंडीशनल में हम इसको इन तरीक़ों से लिख सकते हैं, और कंडीशनल को देखिए तो लिखने के बहुत सारे तरीक़े हैं, आप नोट करें, इनमें से सारी की सारी स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल आती हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके हिसाब को कोई भी बात ऐसी नहीं है जो याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए बिल्कुल इसको देखकर आपने इतनी सारी चीज़ों में परेशान नहीं होना कि आप कैसे करेंगे। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लॉज़ मैंने आपको बताए हैं, उन लॉज़ को अगर आपको याद रखना है या उसकी जो है वो कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उस लॉ से देखकर अपनी स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस प्रूफ कर सकते हैं। तो चूँकि ये वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो फिर मैं अपने वीडियो को ब्रेक करता हूँ, और अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी स्टेटमेंट की लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे निकाली जाती है और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो उससे पहले आप ये जो तमाम बातें हैं उनको अच्छे तरीक़े से ज़हनशीन कर लें, और स्पेशली इन लॉज को, ताकि आपको इक्विवेलेंस स्टेटमेंट निकालना आसान हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीक़े से क्लियर हो गया होगा। अगर इनके किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको पता है। शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।